की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नीति आयोग की। बट नीति आयोग को शुरू करने से पहले हमें प्लानिंग कमीशन के बारे में जानना होगा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ही वो बॉडी है जिसे नीति आयोग ने रिप्लेस किया था। प्लानिंग कमीशन को ईयर 1950 में सेटअप किया गया और 2014 के अगस्त मंथ में इसको डिसॉल्व कर दिया गया। इसके कुछ ही महीनों के बाद जनवरी 2015 में नीति आयोग को सेटअप किया गया। एक्चुअली जब 1950 में प्लानिंग कमीशन को सेटअप किया गया था, तब उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा सेटअप किया गया था। इसका मतलब प्लानिंग कमीशन एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और प्लानिंग कमीशन के डिसॉल्व हो जाने के बाद जब 2014 में नीति आयोग को सेटअप किया गया, तो इसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा ही सेटअप किया गया। इसका मतलब नीति आयोग भी प्लानिंग कमीशन की ही तरह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी इससे रिलेटेड प्रोविजंस ना तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में देखने को मिलते हैं और ना ही पार्लियामेंट द्वारा पास किसी एक्ट में। तो अब यहाँ पर दो मेन क्वेश्चन है। पहला ये कि ये प्लानिंग कमीशन है क्या, और दूसरा ये कि इसको नीति आयोग से क्यों रिप्लेस किया गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्लानिंग कमीशन क्या है। प्लानिंग कमीशन को 1950 में जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट के समय में बनाया गया था और इसे बनाया गया था हमारे देश की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लानिंग के लिए। तो चलिए समझते हैं कि प्लानिंग कमीशन किस तरह फंक्शन करता था। प्लानिंग कमीशन सबसे पहले इंडिया के सभी रिसोर्सेज को, चाहे वो मेटीरियल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर कैपिटल रिसोर्सेज, इन सब का असेसमेंट करता था और अपने इस असेसमेंट के बाद उन पॉसिबिलिटीज को इन्वेस्टिगेट करता था जिसके द्वारा इन रिसोर्सेज को ऑगमेंट किया जा सके, यानी ज्यादा बेहतर ढंग से इस्तेमाल किया जा सके। और इस असेसमेंट और इन्वेस्टिगेशन के बाद एक प्लान फॉर्मुलेट किया जाता है ताकि हमारे देश के रिसोर्सेज को मोस्ट इफेक्टिव और बैलेंस्ड वे में यूटिलाइज किया जा सके। इस प्लान को डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रायोरिटीज, यानी किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है उसे स्टेज 1 में रखा जाएगा और जिस चीज को बाद में भी किया जा सकता है, जो ज्यादा अर्जेंट नहीं है, उसको आगे की स्टेज में कवर किया जाएगा। इसके बाद हर एक स्टेज के उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता था जो फैक्टर्स इस स्टेज के सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन में बाधा बन सकते हैं, और उसके बाद ये देखा जाता था कि वो कौन सी मशीनरीज हैं जिसके थ्रू इस प्लान को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और इस पूरी प्लानिंग में एक चीज का और ख्याल रखा जाता था, और वो ये कि हर एक स्टेज किस समय स्टार्ट हो रही है और किस समय एंड हो रही है, उसके बीच में कुछ चेक पॉइंट्स रखे जाते थे। ये वो पॉइंट्स थे जहां पर एग्जीक्यूशन प्लान का अप्रेजल किया जाता था, यानी उसकी प्रोग्रेस चेक की जाती थी और साथ ही साथ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स को भी रिकमेंड किया जाता था ताकि स्टेज को सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा सके। तो ये अप्रेजल्स और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हर एक स्टेज के लिए प्लान किए जाते थे। तो ये तो बात हो गई सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जिसकी प्लानिंग और उससे रिलेटेड रिकमेंडेशंस प्लानिंग कमीशन ही सरकार को देती है। इसके अलावा खुद प्लानिंग कमीशन किस तरह अपनी ड्यूटीज को ज्यादा बेहतर ढंग से डिस्चार्ज कर सकती है, इसके लिए भी वो रिकमेंडेशन सरकार को दे सकती है। और इसके अलावा भी अगर किसी दूसरे मैटर में अगर सरकार को प्लानिंग कमीशन की राय चाहिए, तो प्लानिंग कमीशन इन मैटर्स के लिए भी सरकार को अपनी रिकमेंडेशन दे सकती थी। तो ये थे प्लानिंग कमीशन के फंक्शंस। बट अभी तक ये बात क्लियर नहीं हो पाई है कि प्लानिंग कमीशन को आखिर नीति आयोग से रिप्लेस क्यों किया गया, या कहें कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने की जरूरत ही क्या थी। तो जैसा कि हमने देखा कि देश की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की प्लानिंग का काम प्लानिंग कमीशन का था और इससे रिलेटेड रिकमेंडेशन ये सरकार को देते थे, और ये रिकमेंडेशन एडवाइजरी नेचर की थी। इसका मतलब ये कि सरकार के लिए मैंडेटरी नहीं था कि इनके रिकमेंडेशन को हमेशा माना जाए। हालांकि हो ये रहा था कि प्लानिंग कमीशन की हर एक रिकमेंडेशन को सरकार द्वारा माना जाता रहा है, और प्लानिंग कमीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा था देश के डेवलपमेंट में। इनका सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था देश के लिए 5 ईयर प्लान्स को फॉर्मुलेट करना, जिसे 1951 में स्टार्ट किया गया था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्लानिंग कमीशन की पावर और अथॉरिटी लगातार बढ़ती चली गई। इसने देखते ही देखते एक डायरेक्टिव बॉडी का रूप ले लिया था, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट हर एक स्टेट की ये कंप्लेन थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन के जरिए स्टेट्स को ओवर पावर कर रही है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन था सेंटर और स्टेट के बीच में टेंशन का। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि प्लानिंग कमीशन ऐसा क्या कर रही थी जिसकी वजह से ये स्टेट्स परेशान थे। तो इसका पहला रीजन ये था कि स्टेट्स को कितना फंड्स एलोकेट होगा ये डिसाइड करने का काम प्लानिंग कमीशन कर रही थी, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बायसनेस देखने को मिली। कहने का मतलब जिन स्टेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के एलाइज पावर्स में है, उन स्टेट्स को ज्यादा फंड्स एलोकेट हो रहे थे और बाकी के स्टेट्स को कम फंड्स एलोकेट हो रहे थे। इसके अलावा स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि प्लानिंग कमीशन के अंदर बैठे ब्यूरोक्रेट्स अब उन्हें ये डिक्टेट कर रहे थे कि सेंटर से मिलने वाले फंड्स उन्हें कहां पर और कैसे यूज करने हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स के अनुसार एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि सेंटर प्लानिंग कमीशन के जरिए कुछ कॉन्क्रीट लिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पर भी स्टेट की पावर को एंक्रोच कर रहा था। तो ये सिचुएशन कुछ इस तरह की थी मानो सभी स्टेट्स को लाइन में खड़ा करके सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन के जरिए अपनी पॉलिसीज को डिक्टेट कर रहा हो। सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड कई सारी कमिटीज और कमीशंस जैसे कि एआरसी कमेटी, सरकारिया कमीशन और पंची कमीशन ने भी इस पॉइंट को उठाया कि प्लानिंग कमीशन की बढ़ती हुई पावर्स फेडरलिज्म के ऊपर खतरा है। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग कमीशन स्टेट्स की प्रायोरिटीज को नजरअंदाज करते हुए एक तरह से फेडरलिज्म की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही थी, और यही रीजन था जिसकी वजह से प्लानिंग कमीशन को 2015 में नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। बट नीति आयोग किस तरह से प्लानिंग कमीशन की शॉर्टकमिंग्स को ओवरकम करता है ये डिस्कस करना भी बाकी है। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।